हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुलकेश श्रीवास्तव। लास्ट जो टॉपिक था, जो हमने आखिरी में अभी प्रकरण पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि संख्या पद्धति पढ़ना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इससे क्या क्या लाभ है। इसके साथ हमने पढ़ा कि संख्या पद्धति में कितनी संख्याओं के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले एक बार जल्दी से क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसको रिवाइज करके फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने संख्या पद्धति के जो आखिरी लेक्चर था उसमें ये बताया आपको कि संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला प्राकृतिक संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, उसके बाद पूर्णांक और वास्तविक संख्याएं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक एवं वास्तविक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और इसके साथ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ देने पर जो समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ऐसे पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याएं, उनके ऋणात्मक स्वरूप और शून्य के साथ जो समूह तैयार होता है उसे हम कहते हैं पूर्णांक। इसके बाद बात आई कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, जिसमें मैंने आपको परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों की परिभाषा बताई थी कि वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q शून्य नहीं होता है, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसका जो विपरीत होता है वो होती है अपरिमेय संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। p तथा q दोनों पूर्णांक होते हैं और q शून्य नहीं होता है, वे सब अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है हम लोगों से, क्या शून्य एक जो परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यह जो प्रश्न है वो ये है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको हम सिद्ध करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि यह परिमेय संख्या होगी कि नहीं। ये है शून्य। बताइए, शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 लिखने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमने इसको क्या किया है, p/q के स्वरूप में लिख लिया है। तो देखिए, शून्य को हमने p/q के रूप में लिख लिया, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं कि नहीं है, हैं, क्योंकि p भी पूर्णांक, जो शून्य है वो भी पूर्णांक है और 1 जो है वो भी पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक भी हैं। इसके बाद q जो है वो कैसा है, वो शून्य भी नहीं है। तो इससे साबित होता है कि जो हमारी परिमेय संख्याएं की शर्तें थी वो सारी की सारी इसमें लागू हो गई कि किसी संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं, उस संख्या में p और q दोनों पूर्णांक हैं तथा q जो है वो शून्य नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। तो एक ही जो बहुत बड़ा प्रश्न था हमारे सामने कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है या नहीं होती है, वो हमने सिद्ध कर दिया कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि शून्य को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक भी हैं और q शून्य के बराबर नहीं होता है। अब देखिए, एक दूसरा प्रश्न जो खास तौर पर पूछा जाता है कि दो संख्याएं दी होती हैं, उनके बीच में कुछ परिमेय संख्याएं निकालनी होती है। जैसे आपसे कहा गया, हमें दो संख्याएं दे रखी हैं 3 और 4। आपसे कहा गया इसके मध्य में आने वाली 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, कितनी संख्याएं निकाली, 5 परिमेय संख्याएं। तो हम n के बराबर लिख लेते हैं 5 और उसमें 1 जोड़ लेते हैं। n बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 6। अब जितना हमारा n निकल के आता है उतने से इसको गुणा करके उतने से ही भाग कर देंगे। तो हमने क्या किया, 3 × 6/6। ठीक, ऐसे ही 4 × 6/6। ठीक, तो अब जब हमने ये लिख लिया 3 × 6/6 और 4 × 6/6, तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 18/6। कितना हो गया, 18/6 और 6 चौक 24/6, तो ये हो गया हमारा 24/6। अब इसके बीच में हमें कितनी संख्याएं चाहिए थी, 5 परिमेय संख्याएं चाहिए थी। तो देखिए, 18/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6।
और ये जो 5 संख्याएं हमें मिली, यही 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। देखिए 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। तो जो हमें अभीष्ट 5 परिमेय संख्याएं मिलेंगी वो यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें हमने किया क्या, इसमें हमने जो इसके अंश और हर थे उसको समान करने की कोशिश की। पहले हमने उसके हर को समान कर लिया और उसके बाद उनके बीच की संख्याएं लिख ली। सेम इसी तरीके से ये तो आपको परिमेय संख्या के रूप में नहीं दिया था, पूर्णांक के रूप में दिया था। जब परिमेय संख्याएं दी होंगी और उनके बीच में निकालना होगा, तब देखिए क्या होता है। अगर हम ये कहें कि 3/5 और 4/5 के मध्य में 5 परिमेय संख्या निकालिए, तब आप क्या करेंगे, तब भी हम n बराबर लिखेंगे 5 + 1, n बराबर कितना आ जाएगा 6। और वही जो प्रक्रिया हमने की थी उसी को पुनः दोहराएंगे कि हमने 3/5 में ऊपर 6 से गुणा किया, नीचे भी 6 से गुणा कर दिया। ऐसे ही 4/5 में ऊपर भी 6 से गुणा किया, नीचे भी 6 से गुणा कर दिया। ठीक, तो देखिए 3 × 6 = 18/30। ठीक, और वहां देखिए 24/30, ये इतना आ गया। ठीक, तो 18/30 और 24/30 के बीच में फिर से 5 संख्या है, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये 5 परिमेय संख्याएं हमें मिल जाएंगी। यानी अगर हम बात करें अभीष्ट परिमेय संख्याओं की, तो वो क्या होंगी, वो होंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो आज अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्क्राइब किया है संख्या पद्धति के चैप्टर में, जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या था, संख्या पद्धति के महत्व और उसके लाभ। उसके बाद संख्या पद्धति में जितनी प्रकार की संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के 2 रूप थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बारे में कि उनकी परिभाषा क्या होती है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि उनकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद क्या 0 एक परिमेय संख्या है और उसके बाद किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। इतना हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि बिना भाग किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए हम ये कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए जो दशमलव होते हैं, दशमलव संख्याएं, उनको हम कैसे पहचानते हैं कि वो परिमेय संख्याएं हैं या नहीं है, उसके बारे में समझिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दशमलव की संख्या हमने लिख ली। ठीक, एक ये दशमलव संख्या है, एक दशमलव संख्या ये है, एक दशमलव संख्या ये है। ठीक, ये 3 प्रकार की दशमलव संख्या है। ठीक है, तो 3 प्रकार की दशमलव संख्याओं में हम इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखिए 0.4 का बार, इसका मतलब यही होता है जो ऊपर लिखा हुआ है 0.444 और ये अनंत तक जाता है। ये दोनों प्रकार की संख्याएं कैसी होती हैं, ये होती हैं परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या। देखिए वे दशमलव संख्याएं जो दशमलव में हो लेकिन सतत हो, सतत का मतलब रिपीट करती रहे, मतलब दोहराती रहे, अपने खुद को दोहरा रही हो स्वरूप को, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी दशमलव संख्याएं जो रुक चुकी हों, ठीक है, जो रुक चुकी होती हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी दशमलव संख्याएं जो रुक जाती हैं, जिनका दशमलव प्रसार बंद हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप कहेंगे सर दशमलव प्रसार बंद होने का क्या मतलब है, तो देखिए 2 प्रकार के दशमलव प्रकार होते हैं। ठीक, एक होता है सतत और एक होता है असतत। सतत में क्या होता है, मान लीजिए हमको लिखा है 10/4, तो जब हम इसको भाग करेंगे तो कैसे होगा, 4 से हमने 10 को भाग दिया, ठीक, एक दशमलव लगाया, 4 5 6 20 लग गया, तो हमारे पास जो उत्तर है वो कितना आया, 2.5। ठीक, दशमलव के बाद हमने भाग जब लगाया तो यह क्या हुआ, शेषफल 0 आ गया।
जब भी शेषफल शून्य आ जाएगा तो यह प्रकार की जो दशमलव भिन्न होंगी, ठीक है, ये रुक जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये रुक जाती हैं, ये सतत नहीं है। तो इस प्रकार की दशमलव भिन्न जो होती है उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन कुछ ऐसी भिन्न होती हैं जिनको भाग करने पर वो रुकती नहीं है। ठीक, अब जो रुक नहीं रही हैं भिन्न, उनमें भी दो प्रकार आएंगे। कौन से? एक तो प्रकार ये बन जाता है कि जब हमने भाग दिया तो हमारे पास आ गया 1.333। ये केवल एक उदाहरण मात्र है, समझिएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसी दशमलव संख्या आ रही है जो इस प्रकार से है, ठीक, मतलब दशमलव के बाद वो संख्या बराबर जो है क्या हो रही है? दोहरा रही है। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। ठीक, क्लियर। और एक दशमलव प्रसार ये होता है जिसमें क्या होता है? 1.1, 2, 3, 5, 7, 9, मतलब इसमें कोई भी संख्या दोहराई नहीं जा रही है। जब संख्या दोहराई नहीं जाएगी तो क्या होगा? ये संख्याएं जो होंगी वो हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। कैसी हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये दशमलव प्रसार ऐसा है जो क्या कह रहा है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो है प्रसार बार बार दोहराया नहीं जा रहा। अगर ये दोहराया जा रहा होता तब तो ये परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन जब तक दोहराया नहीं जा रहा है तब तक ये अपरिमेय संख्या है। तो ये आपके पास एक पहचान हो गई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। अब हम क्या करते हैं? इसके साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न और आता है कि कोई संख्या दी होती है जिसका वर्गमूल को हमें क्या संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है। अब संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा वह रेखा होती है जिस पर हम सभी संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में तो आपको पता ही होगा। कोई भी प्राकृतिक संख्या है जब उसमें माइनस का मार्क लगा होता है यानी ऋण चिन्ह लगा होता है तो हम उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और जब कोई मार्क नहीं लगा है या कोई चिन्ह नहीं लगा है या प्लस का लगा है तो हम इसे धनात्मक संख्या कहते हैं। तो संख्या रेखा वह रेखा होती है जिस पर सभी संख्याओं को, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, तथा शून्य को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसी से एक संबंधित एक प्रश्न है कि बताइए √9.2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम 9.2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक, ये रेखा हमने ए बी कितनी खींच ली? 9.2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। फिर हमने स्वयं से इसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा लिया। कितना बढ़ा लिया? 1 सेंटीमीटर बढ़ा लिया। इसको हमने नाम दे दिया सी। क्या नाम दे दिया? सी। अब हम क्या करेंगे? इस ए से सी तक की रेखा का हम खींचेंगे समद्विभाजक। क्या खींचेंगे? लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या कहते हैं? प्रकार में एक कोना ये लेकर इस पूरी रेखा की आधी से अधिक दूरी लेकर एक चाप इधर लगाते हैं और एक चाप इधर लगाते हैं। सेम वही काम उसी प्रकार इधर से करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हमको क्या है? एक रेखा मिल जाएगी जो इसको बराबर बराबर विभाजित कर रही है। अब हम यहां से केंद्र बिंदु लेकर प्रकार से और इस प्रकार से एक अर्धगोला खींचेंगे जो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, अर्धगोला खींचने के बाद जो रेखा हमने यहाँ बी तक की पहले खींची थी, बी से एक 90 अंश का कोण बनाते हुए सीधी रेखा हम खींचेंगे। 90 अंश का कोण, पहले 60 फिर 120 और उसके बाद उसका आधा। ठीक है, यहाँ तक ये जो हमने रेखा खींची, अब ये यहाँ पर m पर मिलेगी। तो जो b से m तक की दूरी होगी वह रूट में 9.2 होगी। कितनी होगी? रूट में 9.2 होगी। अब इस रेखा को हम क्या करेंगे? हम यहाँ से और इतना नापते हुए और इस प्रकार से, ठीक है, संख्या रेखा हम बढ़ा लेंगे और उस पर मिला देंगे। तो अब ये b से और यहाँ m तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? रूट में 9.2 सेंटीमीटर कहलाएगी और यही क्या होगी? ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद की जो भी हम और भी प्रकरण पर चर्चा करेंगे लेकिन वो अगले लेक्चर पर करेंगे। आज आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।